students, today we will going to start our next topic of this chapter, and that is fiscal deficit and primary deficit. And students, in our previous lecture we have already discussed about the revenue deficit. So now we will discuss the fiscal deficit and primary deficit. Okay, so let's start. Yes, what is fiscal deficit? So fiscal deficit is estimated accounting for all receipts and expenditures of the government, and fiscal deficit is the excess of total expenditure, revenue expenditure plus capital expenditure over total receipts, revenue receipts plus capital receipts other than borrowings. ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर्स एंड टोटल रिसीप्ट हमने बोली तो आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, बजट एक्सपेंडिचर्स एंड टोटल रिसिप्ट बजट रिसिप्ट। ओके, और हम हमेशा क्या करते हैं, उनका हमेशा बैलेंस बना के रखते हैं, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर का। और अगर कभी बजट डेफिसिट होता है, ठीक है, तो बजट डेफिसिट के लिए हम लोग उसको बैलेंस में करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोरोइंग्स लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट क्या है, सर फिस्कल डेफिसिट यहाँ है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स। तो बोरोइंग को छोड़कर जो हमारे पास दोनों का डिफरेंस है वो फिस्कल डेफिसिट है। इट मींस कि फिस्कल डेफिसिट ही हमारे क्या है, बोरोइंग्स हैं। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। ओके, सो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि जब आप इसके डेफिनेशन लिखें तो आपने डेफिनेशन में जब आप टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स, ये आपके लिए मस्ट है लिखना, अदरवाइज आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। Okay, so revenue receipts plus capital receipts other than borrowings. Okay, and you can write like this: FD is equal to BE minus BR other than borrowings. And when BE is greater than BR other than borrowings, then वो क्या होगा हमारा fiscal deficit. So here FD is equal to fiscal deficit, BE is equal to budget expenditure, BR is equal to budget receipts. Clear now? So students, fiscal deficit estimated as the difference between total expenditure and total receipt other than borrowing. So fiscal deficit is often treated as gross fiscal deficit. ओके, सो ये मेन आपके पास है ग्रोस फिस्कल डेफिसिट के, हम उसमें टर्म में इसको ट्रीट करते हैं ग्रोस फिस्कल डेफिसिट। And as there are three sources of the government, gross fiscal deficit is also estimated as under. So gross fiscal deficit is equal to borrowing from RBI plus borrowing from abroad plus net borrowing at home. So students, what is gross fiscal deficit? So gross fiscal deficit shows एस्टिमेटेड बोरोइंग्स। ये किसको दिखाता है, किसको दिखा रहा है ये, एस्टिमेटेड बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट टू कोप विद इट्स एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? एंड ऑफन इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. So this is estimated as the excess of government expenditure over government receipts other than the borrowings during the year. इसीलिए हम इसको जो हम इसे कैसे एस्टिमेट करते हैं, दिस इज एस्टिमेटेड, इसको एस्टिमेटेड किया जाता है किस रूप में, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं किस एक्सेस है किससे, गवर्नमेंट के रिसीप्ट से, अदर देन बोरोइंग को छोड़कर ड्यूरिंग द ईयर. सो इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज ऑफ बोरोइंग, it may be estimated as borrowing from RBI, borrowing from abroad, and net borrowing at home. Clear? So now we will discuss our implications. So students, implication ये जो है ये सबसे important topic होता है, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। अगर आपके पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन फिस्कल डेफिसिट, ओके, सो आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर? और अगर आपको 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाए तो रिवेन्यू डेफिसिट की तरह ही फिस्कल डेफिसिट में भी आपको इम्प्लीकेशन लिखनी मस्ट है।
इम्प्लीकेशन आपको लिखनी ही लिखनी है, ये चाहे वो एग्जाम में मेंशन करे या ना करे, आपने लिख के आनी है। सो इम्प्लीकेशंस, सो फिस्कल डेफिसिट इज एन एस्टिमेट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? अब तो ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको क्या बताया, यही हमारी क्या होती हैं, बोरोइंग्स होती हैं। सो फिस्कल डेफिसिट इज एन एस्टिमेट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, और ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट implies greater borrowing by the government। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा, इतना ही ज्यादा क्या होगा, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स होंगी। तो इसका फर्स्ट यस इम्प्लीकेशंस, सो फर्स्ट इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। सो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई is often linked to inflationary spiral in the economy। दिस इज हाउ इट हैपेंस। कैसे होता है ये इन्फ्लेशन स्पाइरल, कैसे आता है, जैसे बोरोइंग्स फ्रॉम आर इंक्रीजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट ने आपको बोरोइंग चाहिए, वो 3 जगह से लेती है, आपने पीछे पढ़ा है, 3 जगह से ले सकती है, वो पब्लिक से ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले सकती है। तो अगर वो कहाँ से लेती है गवर्नमेंट, आरबीआई से अगर वो बोरोइंग्स लेती है, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई उसको कहाँ से लोन देगी, आरबीआई न्यू जो नए नोट है वो इशू करेगी। जब वो नए नोट इशू करेगी, तो वो कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट के जरिए वो पब्लिक में जाएंगे, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, लोगों के हाथ में मनी आएगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, लोग डिमांड करनी शुरू कर देंगे, और जब वो डिमांड शुरू करेंगे, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और सप्लाई इकोनॉमी में डिक्रीज हो जाएगी। और जब सप्लाई डिक्रीज होती है और डिमांड इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, तो सप्लायर क्या होंगे, उनके पास इतनी सप्लाई नहीं है, लेकिन लोगों की डिमांड इंक्रीज है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होगी। और अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और कंटिन्यूसली प्राइस इंक्रीज होंगे, तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आएगा। Okay, so borrowing from RBI increases money supply in the economy, and increase in money supply leads to increase in general price level। क्लियर? कैसे जनरल प्राइस लेवल कैसे इंक्रीज होगा, क्लियर हो गया ये कि कैसे होगा। सो इंक्रीज इन मनी सप्लाई, यस, सो अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। अगर आपके पास ये लगातार मतलब कंटिन्यूसली ये प्राइसेस ऐसे ही इंक्रीज होते चले जाएं, तो लीड्स टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो उससे क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होगा। सो ऑफन इट टेक्स द फॉर्म्स ऑफ वेज प्राइस स्पाइरल। और फिर ये किसकी फॉर्म में, आप क्या फॉर्म ले लेगा, ये कौन सा रूप ले लेगा, वेज प्राइस स्पाइरल। यानी वेजेस कैच प्राइजेस एंड प्राइजेस कैच वेजेस। सो दिस हिंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी ग्रोथ की प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी, एज इट रेजिस। और ये किस रूप में या क्या क्या बढ़ेगा, यस, इसकी वजह से क्या क्या रेजेस होंगे, जैसे द कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर की कॉस्ट यानी उसके वेज रेट बढ़ जाएंगे, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए क्रेडिट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से वेज प्राइस स्पाइरल की फॉर्म ये ले लेता है अक्सर। सो इस तरीके से इन्फ्लेशन स्पाइरल जो है यहाँ पर आएगा, अगर फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या हो जाए, हाई हाई होता चला जाए। सेकंड इम्प्लीकेशन इज नेशनल डेट। सो नेशनल डेट, फिस्कल डेफिसिट measure in terms of borrowing by the government leads to national debt। सो इट इज अ बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि अब क्या है, आपके पास मान लो अगर गवर्नमेंट जो है वो क्या लिए जा रही है, बोरोइंग्स लिए जा रही है, तो उसका आगे क्या होगा, वो नेशनल डेप्ट में नेशनल डेप्ट आएंगे यहाँ पे, और उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इसका बर्डन पड़ेगा। क्योंकि फ्यूचर जनरेशन इनहेरिट ए लैगर्ड इकोनॉमी, और क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को आगे कैसी इकोनॉमी मिलेगी, अपने इनहेरिट यानी अपने पूर्वजों से जो उनके, अब हम अगर मान लो आप गवर्नमेंट बोरोइंग्स लिए जा रही है, कहीं से भी ले रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेती है, तो उसके नेशनल डेब्ट इंक्रीज हो रहे हैं, और वो उनको पे नहीं कर पा रही है, और उसके बाद वो और ज्यादा बोरोइंग्स लेती जा रही है, तो उसका बर्डन आगे आगे फ्यूचर जनरेशन पर ही तो पड़ेगा। तो फ्यूचर जनरेशन को कैसी इकोनॉमी मिलेगी, लैगर्ड इकोनॉमी। एंड it is an economy where GDP growth remains low,
because a significant percentage of national income is used up to pay the past debt. क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो जो भी नेशनल इनकम इकोनॉमी की होगी, वो मेन उसका ज्यादातर परसेंटेज का यूज नेशनल इनकम का कहाँ यूज करेगी, अपने पास डेब्ट को पे करने के लिए वो करती रहेगी। तो इस तरीके से जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो यहाँ पर ऐसी इकोनॉमी में क्या होती है, स्लो होती है। के तो इस तरह की इकोनॉमी जो है वो फ्यूचर जनरेशन को मिलेगी। सो नेक्स्ट इज vicious circle of high fiscal deficit and low GDP growth. So constantly high fiscal deficit lead to a situation where GDP growth remains low because of high fiscal deficit. अब ऐसा ये क्या हो रहा है, अगर कंटिन्यूसली फिजिकल डेफिसिट जो है अगर बढ़ते चले जाते हैं, हाई सिचुएशन में आ जाते हैं, तो उससे क्या होगा, एक तो जीडीपी की ग्रोथ रिमेन्स लो, जीडीपी ग्रोथ लो हो जाएगी। किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट। एंड नंबर टू, फिजिकल डेफिसिट रिमेन्स हाई, फिजिकल डेफिसिट हाई रहेंगे बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ, यानी दोनों फिर एक दूसरे की वजह से होते रहेंगे। सो हाई फिजिकल डेफिसिट causes low GDP growth basically because of two reasons. So पहला रीजन क्या है, यस हाई फिजिकल डेफिसिट causes low GDP growth में बता रही हूँ कि इसके दो रीजन होंगे। फर्स्ट क्या है, हाई फिजिकल डेफिसिट reduces government investment expenditure on infrastructural expansion in the country. वो रिड्यूस हो जाएंगे उनके हाई फिजिकल डेफिसिट की वजह से एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के। एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोवर्स द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लैक में इसके कम होने की वजह से क्या होगी, इन्वेस्टमेंट कम होनी शुरू हो जाएगी। एंड इम्प्लाइंग लो इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट लो होगी एंड देयरफॉर लो जीडीपी ग्रोथ, अगर इन्वेस्टमेंट लो होती है तो जीडीपी ग्रोथ भी लो होगी। Clear? And second is when fiscal deficit is high, the rate of taxation also remains high. अगर फिजिकल डेफिसिट आई है तो जो हमारे टैक्सेशन रेट है वो भी हाई होगा। एंड दिस रिड्यूस या इरोड्स डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, और ये लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि उनको ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। सो कॉन्सिक्वेंटली एग्रीगेट डिमांड इज रिड्यूस्ड, क्योंकि जब उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी जो डिमांड है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सो एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो गई एंड लो एग्रीगेट डिमांड हिंडर्स जीडीपी ग्रोथ। और वो अगर एग्रीगेट डिमांड लो है तो वो हमारी जीडीपी ग्रोथ के अंदर एक रुकावट बन जाएगी। एंड ऑन द अदर हैंड लो जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू हाई फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि अभी बताया कि दोनों फिर एक दूसरे के कारण होती रहती है, अगर वो हो रहा है तो वो, अगर दूसरा हो रहा है तो वो पहले वाला हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि लो जीडीपी ग्रोथ लीड टू हाई फिजिकल डेफिसिट, इसके हम देखते हैं रीजन। फर्स्ट, लो जीडीपी जनरेट्स लो रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, जीडीपी अगर लो है तो वो किसको जनरेट करती है, गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू भी कम हो जाते हैं। अगर हम जीडीपी जो है वो कम जनरेट हो रही है तो गवर्नमेंट के रिवेन्यू कम हो रहे हैं, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिसीव्स। और सेकेंड, लो जीडीपी लो जीडीपी raises government expenditure on food subsidies and welfare programs like मनरेगा for the benefit of बीपीएल population। अब लो जीडीपी के कारण क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो बीपीएल पॉपुलेशन है, यानी कि जो लो पॉवर्टी लाइन है या पुअर सेक्शन है, उनके वेलफेयर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर के लिए काम करती है, अगर उसके रिवेन्यू कम भी है तो भी गवर्नमेंट कभी ये नहीं सोचती, वो एक्सपेंडिचर करती ही करती है, चाहे उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा ही क्यों ना हो जाए उसके रिवेन्यू से। सो गवर्नमेंट जो है वो फूड सब्सिडी या और तरह के वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो उनका बेनिफिट इन बीपीएल पॉपुलेशन को, यानी बिलो पॉवर्टी पॉपुलेशन को, पुअर सेक्शन को देना देगी वो। So thus in case the situation of high fiscal deficit,
and low GDP growth persists over a longer period of time, we are almost caught in a vicious circle wherein high fiscal deficit and low GDP growth start reinforcing यानी pushing each other. दोनों ही एक दूसरे को, अगर ये लगातार ऐसे ही चलता रहे, कंटिन्यूसली एक लंबे पीरियड तक यही प्रोसेस चलती रहे, तो उससे ये एक विशेष सर्कल में आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को पुश करते रहते हैं. ठीक है, ये कभी मतलब ये प्रॉब्लम जो है इजली ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाएगी. तो फोर्थ इज क्राउडिंग आउट. यस, हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट एंड दिस वर्क्स लाइक दिस. कैसे? नंबर वन, हाई फिस्कल डेफिसिट इंक्रीजेस बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट. अगर फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा होगी, गवर्नमेंट की बोरोइंग उतनी ही इंक्रीज हो जाएंगी. सो हाई गवर्नमेंट बोरोइंग्स रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. अगर गवर्नमेंट की ही बोरोइंग ज्यादा है तो उससे उसकी वजह से क्या होगा, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी जो है मनी मार्केट के अंदर रिड्यूस हो जाएगी. एंड शॉर्टेज ऑफ फंड इन द मार्केट लीड्स टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. और अगर मार्केट के अंदर क्या है, शॉर्टेज हो जाती है फंड की, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा. एंड ड्रॉट ऑफ फंड्स अलोंग विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोवर्स द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी and the economy slips into a state of economic slowdown. Clear? Next is erosion of government credibility. Yes, students. So high fiscal deficit and consequently the mounting national debt erodes credibility of the government in domestic as well as international money market. ये बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स. अब आप मान लो, अगर आप ही किसी से लगातार उधार लेते रहो, ठीक है, आप उसको पे नहीं करोगे, आप उसको पे नहीं करते, कंटिन्यूसली उसको रहते हो उससे, और अगर उसे ये पता चल जाए कि भाई आपने तो पे करना ही नहीं है, जिस सामने वाले से आप बोरोइंग्स ले रहे हो, और उसे ये पता है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसको पे कर पाओ और आप कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो थोड़े टाइम के बाद वो आपको मना कर देगा. अगर आप नेक्स्ट टाइम उसके पास फिर से लेने जाओगे, वो मना कर देगा. इवन कि वो फिर और ज्यादा आपसे विड्रॉ करने लग जाएगा, भी जो मैंने दिया है वो भी वापस करो. तो हमारी क्या है, वो गुडविल जो बना के रखते हैं हम लोग, तो वो हमारी इमेज खराब हो जाती है. तो ऐसा ही हाल यहाँ पर है. अगर गवर्नमेंट ऐसे लेती है तो उसके डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मनी मार्केट दोनों के अंदर जो है क्रेडिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज लोअर. So global investors start withdrawing their investment from the domestic economy. वो domestic economy से investment withdraw करना शुरू कर देंगे and demand for the domestic currency start declining. So exchange rate start rising. ठीक है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएंगे एंड इम्पोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव. हमारे इम्पोर्ट जो हैं वो महंगे हो जाएंगे. अगर एक्सचेंज रेट राइज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे एंड गवर्नमेंट एक्सपेंसेस ऑन इम्पोर्ट लाइक इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल इन इंडिया स्टार्ट पिकिंग अप. तो अब तभी हमें क्या है, अब हम वहां से जब बाहर से हमें महंगा मिलेगा तो हमारे पास इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में भी वो महंगा होगा. सो वी स्टार्ट इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन along with the along with the import of goods and services. So domestic investments start shrinking and the government is left with no option but to open up domestic market for the foreign investors. अब उनके पास और कोई जरिया नहीं रह जाता, उनके पास सिर्फ एक ही रहेगा कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए डोमेस्टिक मार्केट ओपन कर देंगे. उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा. सो व्हेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, सो द डोमेस्टिक इकोनॉमी में टेक अ किक स्टार्ट. ये होगा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टार्ट तो हो जाएगी, एक किक तो मिल जाएगा उसको, बट नॉट विदाउट सरेंडरिंग इट्स कंट्रोल टू द नॉन रेजिडेंट. लेकिन आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा सामने वाले को. So briefly, fiscal deficit must not be allowed to rise beyond manageable limit. About 3% of the GDP is considered to be manageable. So high fiscal deficit signals fiscal indiscipline
or lack of fiscal consolidation. And it points to a situation when GDP growth is low, unemployment is high, revenue yield of the government is low, and its welfare expenses are high. So the economy slips into stagnation and revivals becomes difficult without foreign direct investment. Clear? So next is primary deficit. So students, now we will discuss our third deficit, that is primary deficit. ठीक है, तो ये तीनों में से एक डेफिशिट डेफिनेटली आता है एग्जाम के अंदर. ठीक है, चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, चाहे इनका डिफरेंस आ जाए, तो आता जरूर है. ये आपने अपने माइंड में रखना है और उसको अच्छे से तीनों डेफिशिट आपने करने हैं. सो प्राइमरी डेफिशिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिशिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट. ये क्या होता है? प्राइमरी डेफिशिट यस इज इक्वल टू फिस्कल डेफिशिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट. ये भी स्टूडेंट बहुत बार इसमें मिस्टेक करके आते हैं. ये बस सिंपल आपने क्या करना है, जो आपके पास फिस्कल डेफिसिट है उसमें जो बोरोइंग्स होती हैं, उस बोरोइंग्स में इंटरेस्ट पेमेंट ऐड होता है, जो उन्होंने इंटरेस्ट भी देना है. लेकिन प्राइमरी डेफिसिट में हम सिर्फ बोरोइंग लेते हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो हम नहीं लेते. तो फिस्कल डेफिसिट में से बस आपने इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट. So students, primary deficit is equal to PD is equal to FD minus IP. यानी here PD is equal to primary deficit, okay, and FD is equal to fiscal deficit, and IP is equal to interest payment. So here the distinction between fiscal deficit and primary deficit becomes essential. दोनों के बीच में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है. So it is like this, fiscal deficit shows borrowing by the government for the purpose of किस purpose के लिए? Number 1, funding the current year deficit. एक तो जो current year deficit है उसकी funding के लिए. The excess of current year expenditure over current year revenue. And second, payment of interest on the accumulated national debt. जो उसके पिछले जो नेशनल डेट जो भी आप उसका इकट्ठा हुआ है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, वो दोनों चीजें. And on the other hand, shows government borrowings exclusively for the purpose of funding the primary deficit on the other hand shows government borrowing exclusively for purpose of funding the current deficit. इसमें सिर्फ आपके पास प्राइमरी डेफिसिट में करंट ईयर जो डेफिसिट है उसकी फंडिंग के लिए का पर्पस होता है इसका सिर्फ. इट डजंट इंक्लूड बोरोइंग्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अकोमोडेटेड नेशनल डेट. ओके, इसका उस इंटरेस्ट पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी इम्प्लीकेशन की बात करें, so now the implication की अगर हम बात करें, so implication of primary deficit are similarly to those of fiscal deficit. जो आपके पास पीछे fiscal deficit के आपने implication देखी है, वही सब इसकी भी deficit है. But the only difference is that primary deficit doesn't carry the load of interest payment on account of the past loan, and primary deficit just indicates borrowings when current year expenditure greater than current year revenue. Clear? तो ये आपके पास जस्ट एक ये आपके पास डिफरेंस है और कुछ नहीं है. इम्प्लीकेशन सारी वही आनी है. इसके अंदर सिर्फ आपने करंट ईयर का लेना है. ठीक है, इसमें जो पिछली जो अकोमोलेटेड जो उसके इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट है, जो भी नेशनल डेब्ट है अकोमोलेटेड, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगर आप इनका डिफरेंस करें तो अगर हम तीनों का डिफरेंस देखें तो रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. फर्स्ट जो रिवेन्यू डेफिसिट, इट इज द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीव्ड. रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड. एंड फिस्कल डेफिसिट, it is the excess of total expenditure over total received other than borrowing. So fiscal deficit is equal to budget expenditure minus budget received other than borrowings. Primary deficit,
It is the difference between fiscal deficit and interest payment. Means primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. Okay. Second difference क्या होगा? It in a revenue deficit, it reflects the need for borrowing by the government to manage its budgetary expenditure. रिवेन्यू डेफिशिट से ही पता चलता है कि भाई उसको गवर्नमेंट को जो है ना उसके बोरोइंग की कितनी बोरोइंग की उसको नीड है, ये रिवेन्यू डेफिशिट से ही पता चल जाता है उसको। ठीक है, अपने बजटरी एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को इसी से ही पता चलता है कि कितने बोरोइंग्स उसको लेने पड़ेंगे। फिस्कल डेफिशिट इट रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट बाय बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज अकाउंटेड फॉर। और प्राइमरी डेफिशिट it reflects the extent of borrowing by the government when interest payment is not accounted for। क्योंकि उधर तो हमने इंटरेस्ट का कोई हिसाब नहीं है, उसके हिसाब से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट का भी हमें सब देखना है, उसका भी हिसाब लिया जाता है। ओके, सो रिवेन्यू डेफिसिट में अगला क्या है कि हाई रिवेन्यू डेफिसिट अराइजेस लार्जली बिकॉज ऑफ लो टैक्स रिसीव्ड and high expenditure on subsidies. So it points to overall poverty in the country. Or fiscal deficit, high fiscal deficit in terms of borrowing points to the lack of fiscal discipline in the country, and it is hurdle in the process of GDP growth. Primary deficit point to the need for borrowings even when interest payment on the existing loan is ignored, and it reflects continuous lack of fiscal discipline in the country. Clear students? So students, now today our chapter is completed now. Okay, so that's all for today. Have a good